हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ विद्यार्थी बस्ती। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रथम प्रश्न पत्र है बाल मनोविज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत उसका तृतीय अध्याय बाल विकास के प्रमुख पक्ष या पहलू। इसका जो पहला टॉपिक है वो कल्पना है, इमेजिनेशन। इससे प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया था कि कल्पना क्या है। अगला क्वेश्चन इससे जो है 2016 में पूछा गया था कि कल्पना से क्या समझते हो। और अगला क्वेश्चन इसमें जो है 2017 में सेम पूछा गया था कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि जो मानव विकास का वो आधार होता है वह कल्पना ही होता है। हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखेंगे, जैसे मोटर गाड़ी, कार, इमारत आदि चीज़ें। इन सभी चीज़ों की पहले कल्पना की गई थी, उसके बाद इसका निर्माण किया गया है। आगे है कि कल्पना का जो उपयोग किया जाता है वह साहित्य रचना, नवीन आविष्कारों आदि में किया जाता है। इसमें इसका परिभाषा अगर हमें देना हो कि कल्पना की परिभाषा किस प्रकार हम दे सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है कि किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप में मानसिक चित्रण ही कल्पना है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि कल्पना क्या चीज़ है। कैसे? जैसे कि होता है कि कोई व्यक्ति कुछ सोच लेता है, उसके बाद उसका निर्माण करता है अपने मानसिक में, मस्तिष्क में उसको एक फ्रेम ऑफ माइंड बना लेता है कि वो चीज़ कैसे होनी है, फिर उसको बनाता है। ये चीज़ कल्पना कहलाती है। अगला है कि रायबर्न जो एक मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना है कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप में प्रयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे कल्पना के दो घटक होते हैं, एक पुनरुत्पादक कल्पना या रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, दूसरा उत्पादक कल्पना या प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। पुनरुत्पादक जो कल्पना होती है वह किसी कहानी को उसी रूप में अभिव्यक्त कर देना ही कहलाता है पुनरुत्पादक कल्पना। किसी से आप कोई चीज़ सुने हैं, उसको अगले व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार उसी ढंग से बता दें। अगला है उत्पादक कल्पना। इसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है रचनात्मक कल्पना या कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन, दूसरा है सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। रचनात्मक कल्पना क्या होती है कि इससे ही भौतिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, और सृजनात्मक कल्पना जो होती है वो अभौतिक वस्तुओं की रचना में सहायक होती है, जैसे काव्य रचना होता है, साहित्य रचना होता है, इन सब में ये सहायक होती है। अगला है कि इसमें है कि कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें पहला है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण देके हम कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। हमारे आँख, कान, नाक आदि को प्रशिक्षित करके कल्पना शक्ति का विकास। भाषा विकास पे जोर देकर भी हम कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। खेल और क्रियाओं का आयोजन से भी हम कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। कहानी सुनाने से भी कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला एक क्वेश्चन है, कल्पना विकास हेतु शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों व क्रियाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। यह प्रश्न आपके डीएलएड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो इसमें है वो चिंतन या थिंकिंग है। यह आपके परीक्षा में 2019 और 2022 में पूछा गया था। चिंतन ही मानव को अन्य जीवों से श्रेष्ठ बनाती है। जो पशु पक्षी होते हैं वो चिंतन नहीं कर सकते हैं, केवल मानव ही चिंतन कर सकता है। उनमें यह शक्ति नहीं पाई जा सकती है कि वो किसी चीज़ के बारे में सोच सकें। आगे है चिंतन में तर्क, स्मृति, ध्यान, कल्पना आदि का समावेश होता है। समस्या से समाधान के बीच विचार करने की जो मानसिक क्रिया होती है उसे हम चिंतन कहते हैं। इसके संदर्भ में रास महोदय हैं, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इनका कथन है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। आगे हम देखेंगे जो चिंतन का वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में किया गया है। तो पहला है इसमें प्रत्यक्षात्मक चिंतन या परसेप्चुअल थिंकिंग, दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग, तीसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, कंसेप्चुअल थिंकिंग, अगला है तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग। जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है वह उसका मुख्य आधार जो होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होता है, पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। यह बालक एवं पशुओं में पाया जाता है। जैसे कोई इसका एग्जाम्पल ले ले तो एक छोटा बच्चा है, वह एक बार अगर आग से जल जाता है तो वो जो है दोबारा आग के पास नहीं जाएगा या आग को देख के डरेगा। अगला है कल्पनात्मक चिंतन।
ये जो है स्मृति के आधार पर पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है यह चिंतन। इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम तो जो एक फादर हैं, किसी बच्चे के फादर, वो उसके लिए डेली कुछ ना कुछ शाम को जब आते हैं तो लेके आते हैं, तो बच्चा अगले दिन अपने माइंड में यह सोच रहा होगा कि जो है आज मेरे लिए पिताजी कुछ ला रहे होंगे। अगला है प्रत्यात्मक चिंतन। यह जो है पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रत्ययों की सहायता से किया जाता है। यह चिंतन कुत्ते में पाया जाता है। जैसे कि एक कुत्ता है, आपके घर पे आया है, आपने उसे डंडे से मारा, वह चला गया। अगले दिन अगर वो आपके घर पे आ रहा है और आप डंडा लेके खड़े हैं तो वह डर के खुद ब खुद चला जाएगा, वो आपके घर पे नहीं आएगा। अगला है तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग। यह सबसे उत्कृष्ट चिंतन है। जॉन डीवी ने इसे कहा है। यह हम आप जैसे लोग करते हैं। अगला है हम चिंतन का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। तर्क एवं वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा चिंतन का विकास कर सकते हैं। भाषा विकास पर ध्यान देकर भी चिंतन का विकास किया जा सकता है। अगर चिंतन का विकास करना है किसी बालक में तो उसके रटने की आदत को दूर करना पड़ेगा। अगला है अनुभवों के विकास से चिंतन का विकास किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है इसमें यह है तर्क, रीजनिंग। यह 2020 और 22 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तर्क जो है चिंतन का उत्कृष्ट रूप तार्किक चिंतन है। किसी समस्या को हल करने के लिए वर्तमान परिस्थिति का निरीक्षण करके निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया तर्क कहलाती है। इसके संदर्भ में मन महोदय का कथन है कि तर्क एक समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप से मिलाना है। यह जो है 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। जॉन डीवी के अनुसार तर्क के कितने सोपान हैं, तो उसके 5 सोपान हैं। आगे है कि तर्क का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो उपयुक्त समस्या उपस्थित करके तर्क का विकास किया जा सकता है। विषयों को गहराई से अध्ययन करके तर्क का विकास किया जा सकता है। शिक्षा में आगमन विधि का प्रयोग करके, मतलब पहले बच्चों को उदाहरण दे दिया जाए, उसके बाद सिद्धांत बताया जाए। अन्वेषण प्रकृति का विकास करके तर्क का विकास किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है व्यक्तिक विभिन्नता। यह 2016 और 2019 की परीक्षा में पूछा गया और इस बार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जरूर पूछा जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नता में हम देखेंगे कि संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। 2 व्यक्तियों में रंग, रूप, आकार, भाव आदि के अनुसार जो है विभिन्नता पाई जाती है। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो गाल्टन महोदय ने दिया था, अपनी एक पुस्तक है इनकी, वो है हेरिडेटरी जीनियस में। अगला एक परिभाषा है स्किनर महोदय का, वो है कि व्यक्तित्व विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला कथन टायलर महोदय का है कि शरीर के रंग, रूप, आकार, रुचि, व्यक्तित्व आदि के लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। फिर देखेंगे व्यक्तिक भिन्नता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का कारण एक जो हो सकता है वो वंशानुक्रम है। वातावरण के कारण व्यक्तिक भिन्नता हो सकती है। जाति, प्रजाति व देश के कारण व्यक्तिक भिन्नता हो सकती है। लिंग भेद के कारण हो सकता है और आयु तथा बुद्धि के कारण हो सकता है। अब व्यक्तिक विभिन्नता का शैक्षिक महत्व क्या होता है, यह 2018 में पूछा गया था। तो कक्षा के वर्गीकरण में, कक्षा के आकार में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, शारीरिक दोष के अनुसार शिक्षा देने में व्यक्तिक भिन्नता का महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे हम देखेंगे जो कि डीएलएड परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो इस प्रकार है। मैकडूगल महोदय के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। वाटसन के अनुसार शिशुओं में जन्म से संवेग होते हैं 3। राज महोदय का एक कथन है जो पूछा गया था, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 4। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पोषण, लिंग भेद, संस्कृत तनाव, तो इसमें संस्कृत जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारण नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया हो, समस्या समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना चाहिए। तो
कहलाता है? स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना, तो उसे तर्क कहते हैं। मानसिक योग्यताओं जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञान, योग्यता या सृजनात्मकता, तो उसे सृजनात्मकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है? सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या व्यक्तिक भिन्नता, तो इसमें व्यक्तिक भिन्नता सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है, यह किसका कथन है? स्किनर, ड्यूबी, अरस्तू या वुडवर्थ का, तो ये कथन ड्यूबी का है। अगला प्रश्न है, बालक में मानसिक विकास के लिए शिक्षा को करना चाहिए? सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, स्नेह और सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए या उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाना चाहिए? किस रूप में किया जाता है? तो ये चिंतन, तर्क, सीखना या कल्पना, तो इसमें चिंतन के रूप में किया जाता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा से संबंधित विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।